वेलकम बैक इन एएससी क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा के सेकंड वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें बेसिकली आपको एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन एक्सरसाइज पर चलने के पहले हम 3-4 इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको देख लेते हैं। एक बात होती है, इसके पहले तो हम सारे डिस्कस किए हुए थे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे है कि किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो उस टॉपिक को आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ स्केलर। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और कहा जा रहा है कि एम कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो m इंटू वेक्टर ए निकालिए, चाहे p इंटू वेक्टर ए निकालिए, चाहे q इंटू कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वेयर m इज अ स्केलर और कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी कांस्टेंट से सबको मल्टीप्लाई कर देना है, नहीं एम एक्स आई कैप प्लस एम वाई जे कैप प्लस एम जेड के कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ m इंटू ए का जो वैल्यू होगा ये कितने के बराबर आएगा, तो ये सीधा आएगा m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a के बराबर। यानी a के मैग्नीट्यूड में m से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वही आपका वेक्टर m इंटू ए का मैग्नीट्यूड आएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो, 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप हो जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद आता है बात कि दो अलग अलग वेक्टर दिए गए हैं, तो एक पोजीशन वेक्टर की बात आती है और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात आती है, या दो वेक्टर के चाहे दो पॉइंट के बीच के हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे किसी भी पॉइंट, मान लीजिए कि कहीं आपको दिया हुआ है P पॉइंट, जैसे दिया गया है x y z, तो इसका पोजीशन वेक्टर है क्या कि इफ P इक्वल्स टू इतना, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P, चाहे पॉइंट P यानी x y z, ये कितना होगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर OP से, और ये OP कितना होगा, तो OP हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक पॉइंट तो दिया हो तो उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। एक पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हमेशा यूज किया जाता है। तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो उसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट दिया गया है, उसमें आई जे के लगा दीजिए तो उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। जैसे पॉइंट 3, 2, 1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप हो जाएगा, 1 नहीं लिखते हैं के कैप में। अब हमको है कि अगर P1 P2 दो पॉइंट दिए हों तब उसका कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा पहले डायग्राम में देख लीजिए, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है P1, इसका वैल्यू x1, y1,
और Z1 दिया गया है। और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारा, चाहे यहाँ चले गए, ये पॉइंट है P2, इसका दिया है X2, Y2 और Z2, और कहा जा रहा है कि P1 P2 निकालिए। तो क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम एक पोजीशन वेक्टर खींचे, एक पॉइंट को मिलाने वाला, जी ये ओरिजिन था आपका, तो ये मिलाने वाला जो हुआ ये क्या हुआ हमारा, इसको हम लोग वेक्टर R1 डिनोट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए। वैसे ही ये सेकंड पॉइंट के लिए हुआ, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं क्या, वेक्टर R2। ठीक है, अब हमको इसके हेड और इसके हेड को अगर मिलाएंगे तो ये तीसरा वेक्टर मिलेगा। तो इसमें क्या किए हैं, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले हेड को मिलाए हैं, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2। और इसको अगर हम लोग R मान लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर R, ये जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर R अगर मान लेते हैं, तो R इक्वल टू क्या हुआ, फिगर के अनुसार क्लियर है कि R1 प्लस R2 हुआ। यानी आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर कि R1 प्लस वेक्टर R2 ये किसके बराबर हो रहा है, वेक्टर R के बराबर हो रहा है। तो वेक्टर R दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 हो रहा है। ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। तो अब इन देखिए, ये एक सेकेंड, यहाँ पर जो हुआ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हम लिए हैं इसको वेक्टर R लिखते हैं, लेकिन ये आपका हो गया वेक्टर R। तो अब हम वेक्टर के जो सम पढ़े हैं ट्रायंगल रूल से, उसमें क्या देखते हैं कि वेक्टर R1 ये हमको डिस्टेंस निकाला, तो इसको तो वेक्टर R कर रहे हैं, तो वेक्टर R1 प्लस R इक्वल टू क्या हो रहा है, R2। यानी वेक्टर R1 प्लस R इक्वल टू हो रहा है हमारा वेक्टर R2। ध्यान से देख लीजिए, वेक्टर R1 इसके हेड से ये मिलाए, R हम इसको माने है दोनों के बीच के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, माने P1 P2 निकालने के लिए। ये जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर P1 P2, P से P1 से P2 का डिस्टेंस। तो ये हो गया वेक्टर 1, ये हो गया वेक्टर 2 और ये हो गया वेक्टर R। तो ट्रायंगल रूल के अनुसार हम इसके हेड पर इसका टेल रखे हैं, यानी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर होगा। तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R2 हुआ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अगर P के रूप में लिखा जाए तो क्या होगा, वेक्टर P1 P2 इक्वल टू हो गया वेक्टर OP2 माइनस वेक्टर OP1। ये चीज़ हो गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसमें क्या देख रहे हैं कि दो पॉइंट के, अगर दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हों या दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए गए हों और फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच का जो निकालना है वेक्टर, तो उस वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, तो सेकंड के पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन है। यहाँ पर P1 फर्स्ट है, P2 सेकंड है, यहाँ क्या लिखा गया P2 सेकंड और P1 फर्स्ट। यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोजीशन डिस्टेंस या उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या दो पॉइंट के बीच का वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि सेकंड वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस कीजिएगा तो वो उल्टा आ जाएगा, निगेटिव वेक्टर आ जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा केयर करने वाली बात है कि कहीं भी दो पॉइंट दिया हो, उन दोनों पॉइंट के बीच का वेक्टर हमको रिप्रेजेंट करना है तो सेकंड वेक्टर में से पहले वाले को माइनस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट की बात आ गई। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला बेसिकली आपका जैसे लाइन में होता था, स्टेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे, सेम उसी टाइप का पैटर्न है इसमें भी सेक्शन फार्मूला को। तो उसको एज ए फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पर सेक्शन फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे लाइन के लिए सेक्शन में, कि
अगर कोई भी लाइन सेगमेंट दिया गया हो और उसको m/n के रूप में डिवाइड करना हो तो वहाँ पर डिवीज़न दो तरह का होता है। एक होता है कि जब डिवाइडिंग पॉइंट दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं हो, और एक होता है कि जब डिवाइडिंग पॉइंट दोनों पॉइंट से बाहर कहीं हो। तो जब डिवाइडिंग पॉइंट बाहर होता है तो उसको एक्सटर्नल डिवीज़न बोलते हैं, डिवाइडिंग पॉइंट अंदर होता है तो उसको इंटरनल डिवीज़न बोलते हैं। तो वेक्टर में भी उसी टाइप का कर सकते हैं, तो इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न। तो जैसे मान लीजिए कि OA आपका एक वेक्टर A है, P एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है, और इनके बीच में R एक ऐसा पॉइंट है जो इस PQ लाइन को दो पार्ट में m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी R का पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल r ले लिए हैं और दिया हुआ है कि आपको PR इज टू QR, यानी EA रेशियो इंटू A रेशियो, ये दोनों का वैल्यू क्या है, m/n है। और R देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इंटरनल डिवीजन। तो उस कंडीशन में ये जो डिवाइडिंग पॉइंट R हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, वेक्टर का रिजल्ट हमको वेक्टर में देना है, तो वेक्टर OR चाहे स्मॉल वेक्टर R का वैल्यू कितना होगा, तो बस वही रूल चलेगा कि पहला रेशियो इंटू दूसरा कोऑर्डिनेट। तो यहाँ वेक्टर है तो पहला रेशियो इंटू दूसरा वेक्टर और प्लस दूसरा रेशियो इंटू पहला वेक्टर। तो M इंटू वेक्टर B प्लस N इंटू वेक्टर Q वेक्टर A ये वाला, और बटा में m+n हो गया। तो ये आपका इंटरनल डिवीजन हो गया। और ऐसे ही अगर एक्सटर्नल डिवीजन में जैसे मान लो कि है वेक्टर A है वेक्टर B है, यहाँ पर Q वाला वेक्टर B है, और R एक ऐसा पॉइंट PQ के बाहर लिया गया है ताकि PR अब बटा QR का रेशियो m/n हो। तो ऐसे में R पॉइंट जो है इसको हम कहेंगे कि ये एक्सटर्नल डिवाइडिंग पॉइंट है। तो अब एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट में क्या होगा कि PR इज टू QR इक्वल टू m/n, इसमें भी है, दोनों में रेशियो सेम है। तो यहाँ पर OR या इसको हम लोग वेक्टर R भी लिख सकते हैं इक्वल टू वेक्टर R। तो ये कितना होगा, तो पहला रेशियो इंटू दूसरा वेक्टर और माइनस, एक्सटर्नल में हमेशा माइनस करना है। तो m वेक्टर B माइनस n वेक्टर A और डिवाइडेड बाई m-n। तो एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ माइनस करना है, इंटरनल डिवीजन में आपको प्लस करना है। तो इस तरीके से आपके 10.2 के पहले जितने भी टॉपिक थे हम लोग देख लिए। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला में कह रहा है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर A इक्वल्स टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। आप आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अगर निकालना हो एक्सरसाइज 10.2 के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट है तो इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर A इक्वल्स टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप दिया गया है। तो देयरफॉर मोड वेक्टर A इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं रूट अंडर, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी रूट अंडर 3 यूनिट्स। ये लिख दीजिएगा, यूनिट्स लिख दीजिएगा लास्ट, हो गया। ऐसे ही बाकी सबका निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल देना है तो मैग्नीट्यूड का मतलब कि दो डिफरेंट वेक्टर हैं या मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर लिए कि I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, और एक वेक्टर दूसरा ले लीजिए, वेक्टर दूसरा इसी में एक्सचेंज कर दीजिए, जैसे 2I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप चाहे माइनस 3K कैप। तो इन दोनों का मोड वेक्टर A जो होगा ये मोड वेक्टर B के बराबर हो जाएगा, लेकिन दोनों वेक्टर अलग अलग हैं क्योंकि दोनों के कंपोनेंट बदल गए। दो वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में इक्वल कब कहे जाते हैं, जब I कंपोनेंट I के बराबर, J वाला J के बराबर, K वाला K के बराबर है। उसी तरीके से जीरो वेक्टर कब कहे जाएंगे, जब X Y Z तीनों कंपोनेंट 0 0 हों। तो यहाँ पर इसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा। फिर राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेम है तो आप एक वेक्टर को जैसे ये लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 के लिए, और ये 3 में एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो जैसे इसी को वेक्टर A लिख दीजिए I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और एक दूसरा वेक्टर ले लीजिए वेक्टर B
इक्वल्स टू हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। किसी कांस्टेंट से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें क्या मिला हमको कि ये जो आया तो ये दोनों में डायरेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं कि 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, यानी 2i इंटू वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड बदल जाता है, लेकिन डायरेक्शन आपका वही रह जाता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस टाइप का और भी कोई। फिर कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर 2i प्लस 3j इक्वल्स टू xi प्लस वाई जे आर इक्वल। तो दिया गया है कि दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो x कंपोनेंट 2 के बराबर होगा, y कंपोनेंट 3 के बराबर होगा। तो सीधा आप लिख देंगे कि गिवन xi कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 हो गया भाई, खत्म। ऐसे ही कह रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 3। तो आप अभी देखे थे कि हम लोग दो पॉइंट के बीच के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो बाद वाले में से पहले को माइनस कर रहे थे। और स्केलर कंपोनेंट में आप देखते हैं कि आई जे के नहीं लिखा जाता है, और वेक्टर कंपोनेंट में आई जे के भी लिखा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि मान लिया कि पहला वेक्टर 2 है ना, पहला पॉइंट को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए। तो लेट a इक्वल्स टू 2 1 एंड b इक्वल्स टू -5 7। तो देन ओ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 2i प्लस जे, और ओ बी कितना हो जाएगा, तो -5i प्लस 7j। तो अब इसके बाद हमको ए बी निकालना है, तो क्या करेंगे, सेकंड में से यानी ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे, और माइनस करने पर आपका आई जे के रूप में आएगा। तो आई जे के साथ लिखिएगा तो वही चीज़ अलग अलग हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट, आई जे को हटा करके लिखिएगा तो हो जाएगा आपका स्केलर कंपोनेंट। फिर कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए इक्वल्स टू इतना, बी इक्वल्स टू इतना एंड सी इक्वल्स टू इतना। तीनों को जोड़ना है, आई को आई से जोड़िए, जे को जे से, के को के से हो जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 1 1 और 2 का 4, तो √6 स्क्वायर √6 हो जाएगा। तो इसमें √6 से यानी 1/√6 आई इंटू इतना कर दीजिएगा, तो यूनिट वेक्टर हो गया। फिर कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स इतना एंड इतना। तो फिर वही निकालना है। वेक्टर पी का पहले आप लिखिएगा कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर क्यू के लिए लिखेगा कि वेक्टर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो पी क्यू निकालिएगा तो माइनस कर लेना है। तो माइनस करने पर आपका आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। हो गया आंसर। फिर कह रहा है कि फॉर गिवन वेक्टर्स ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के डायरेक्शन में निकालना है। तो आइए अब देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को कि फॉर गिवन वेक्टर से इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड b इक्वल्स टू -i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो क्या करना है, ए प्लस बी को आप लिखेंगे तो शुरू में माइनस है तो प्लस हटा दिए, सीधा माइनस दे दिए। तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। तो देखिए यहाँ माइनस जे है, यहाँ प्लस जे है, कट गया। अब 2i में से i माइनस हो गया तो i बचा, और 2k में से k माइनस हो गया तो k बचा। तो वेक्टर i प्लस वेक्टर k हो गया a प्लस b का वैल्यू। अब कह रहा है कि उसका यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर में क्या, पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड √2 आया, तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस बी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वेक्टर a प्लस बी। तो ये i प्लस k हो गया, और बाई/√2 तो हम लिख सकते हैं कि 1/√2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। चाहे इसी को लिख सकते हैं कि 1/√2i, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि और 1/√2 इंटू आई कैप प्लस 1/√2 इंटू के कैप, ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। इसी टाइप से कह रहा है 10 में कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो इसमें देखिए सबसे पहले वेक्टर निकालना है। तो कहीं भी जैसे आप देखते हैं कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो क्या करते हैं, वेक्टर ए
में मोड वेक्टर ए से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमको वेक्टर ए लिखना पड़े तो कितना हो जाएगा, मोड वेक्टर ए इंटू ए कैप। तो अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। और जब यूनिट वेक्टर आ गया तो लिखेंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 8 तो इक्वल्स टू 8 इंटू यूनिट वेक्टर। उसको ए मान करके पहले आप निकाल लीजिएगा। वेक्टर ए का वैल्यू जो दिया गया है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये दिया गया है। तो आप पहले मोड ए निकाल लीजिएगा, यूनिट वेक्टर ए निकाल लीजिएगा। तो कैसे, तो पहले मोड ए निकाल लीजिए। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना हो गया रूट 30 हुआ। तो देयरफॉर एक कैप कितना हो जाएगा, तो 1/√30 इंटू हो गया 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया। तब अब कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 8 चाहिए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर, ये आपका हिंट हो गया किसके लिए, 10 के लिए हिंट। तो रिक्वायर्ड वेक्टर ये कितना हो जाएगा 8 इंटू यूनिट वेक्टर 8। तो यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 8/√30 इंटू में हो गया 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से सो दैट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या है, जो जिसका वैल्यू छोटा दिख रहा है तो बड़े वाले को कॉमन निकालिए। बड़े वाले में से कोई कॉमन निकालने पर अगर छोटे वाले के बराबर आ जाता है, यानी ए और बी वेक्टर दो ऐसे हों कि वेक्टर बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए आ जाए, चाहे वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी आ जाए, जहाँ पर लैम्डा कोई कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के कोलिनियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड वाले वेक्टर में से -2 कॉमन निकालेंगे तो पहले वाले के बराबर हो जाए। यानी पहले वाले को अगर ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी मानते हैं, तो वेक्टर बी हो जाएगा -2 इंटू वेक्टर ए के बराबर। तो जब लैम्डा इंटू ए के बराबर आ गया तो वो आपका कोलिनियर हो जाएगा। फिर फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया है कि पहले उसका मोड निकाल करके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। यूनिट वेक्टर के लिए जो एक आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट आते हैं, वही उसके डायरेक्शन कोसाइन LMN होते हैं। फिर ये सो दैट द वेक्टर्स आई जे के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो देखो आई जे के है तो इसमें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट तीनों 1 है। पॉजिटिव डायरेक्शन में तीनों 1 है। तो सबसे पहले इनका डायरेक्शन रेशियो निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो 1/√3 1/√3 1/√3 आएगा। यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का वैल्यू आ गया 1/√3 1/√3 1/√3। तो अल्फा का वैल्यू आप आराम से लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स 1/√3, बीटा का वैल्यू भी कॉस इन्वर्स 1/√3 और गामा का वैल्यू भी कॉस इन्वर्स 1/√3। तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों का वैल्यू आ गया कॉस इन्वर्स 1/√3, यानी तीनों एंगल बराबर हैं तो इक्वली इंक्लाइंड हो गए। और इसके बाद भी ऐसे 1-2 डिवीजन पर क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपके कमेंट्स आजकल कम आ रहे हैं तो लगता है कि आप प्रैक्टिस में थोड़ा सुस्ता रहे हैं। तो सुस्ताने की ज़रूरत नहीं है, जितना ही पहले से आप लगे रहिएगा, जितना ही रेगुलर प्रैक्टिस में रहिएगा उतना ही अच्छा होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम होते हैं तो हमको व्हाट्सएप से या फिर
कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। वैसे मैं समझता हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को देखेंगे। वेक्टर्स के प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग बारी बारी से एक बार पहले स्केलर प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, देख करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। 10.1 और 10.2 से रिलेटेड क्वेश्चन बना लीजिए, या कोई साइड बुक बना रहे हैं तो जितना टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हुए हैं इससे रिलेटेड आप बना लीजिए। और उसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। और उसके बाद जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी उसको बोलते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट देंगे हम लोग, चाहे वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट बाद में, पहले स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।